हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास जो 1740 से 1947 ईस्वी, जिसका पेपर कोड है HI04, जो BA सेकेंड ईयर हिस्ट्री पेपर सेकेंड है, जिसमें हम VMO एग्ज़ाम कोटा के इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पिछले बार पूछे गए क्वेश्चन है। इस बार VMO कोटा में पूछे जाने की पूरी संभावना है एग्ज़ाम के लिए। पेपर कोड है HI04। पहला क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी युद्ध कब लड़ा गया? तो उत्तर है 23 जून 1757 को अंग्रेजों और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। प्रश्न, प्लासी के युद्ध के महत्व विवेचना कीजिए। तो उत्तर, प्लासी युद्ध के महत्व विवेचना है बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित करना, अंग्रेजों कंपनी की शक्ति प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, अंग्रेजी कंपनी को मीर जाफर से विपुल धनराशि प्राप्त हुई, अंग्रेजों को बंगाल में 24 परगनों की जागीर प्राप्त हुई जिनकी वार्षिक आय 15 लाख रुपये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल या काल कोट त्रस्ती के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उत्तर है 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के आदेश से 146 अंग्रेज बंदियों को एक 18 फुट लंबी तथा 14 फुट 10 इंच चौड़ी कटोरी में बंद कर दिया गया, जिसमें 123 व्यक्ति मारे गए। इसे काल कोठरी ब्लैक होल की घटना कहते हैं। अगला, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो उत्तर 23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों तथा मीर कासिम शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि कब हस्तांतरित की गई? तो उत्तर है 1756 में शुजाउद्दौला व अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संपन्न हुए। इस संधि की शर्त निम्नलिखित है, अवध के नवाब के अवध राज्य में कंपनी का सरमुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की। अवध के नवाब से इलाहाबाद तथा कड़ा जिला से लेकर मुगल साम्राज्य के सम्राट शाह के आलम को दे दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी प्रदान की तथा कब अथवा ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक शक्ति कब प्राप्त की अथवा दस्तक किया है? तो उत्तर है 1717 ईस्वी मुगल सम्राट फिरोजशह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल निम्नलिखित सुविधा प्राप्त हो गई। बंगाल में कंपनी को 3000 रुपये निश्चय वार्ष राशि के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार मिल गया। कंपनी कलकत्ते के पास अतिरिक्त भूमि किराए पर ले सकती थी। कंपनी के जो सिक्के बम्बई के टकसाल में बने उन्हें मुगल सम्राट की मान्यता मिल गई। इतिहासकार अमर्स ने मुगल शासक की फरमान की कंपनी का महाधिकार प्राप्त पत्र कहा। अगला क्वेश्चन, बक्सर युद्ध कब और किन के बीच हुआ? तो उत्तर है 22 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति हेक्टर मुनरो तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य लड़ा गया, जिसमें ब्रिटिश सेना की विजय हुई। अगले 1765 ईस्वी में लागू हुए बंगाल के अवैध शासन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उत्तर 1757 के प्लासी युद्ध तथा 1764 के बक्सर युद्ध को जीतने के बाद कंपनी को दो तरह नीति अपनाई। पहली नीति की यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राजस्व वसूली अंग्रेज अधिकार करेंगे। दूसरी नीति यह थी कि कंपनी अभी तक प्रशासन संभालने की पूरी तरह से तैयार नहीं थी, जिसलिए प्रशासनिक अधिकारी नवाब के पास ही रहेंगे। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में अवैध शासन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
बक्सर के युद्ध के कारण का महत्व विवेचन कीजिए। बक्सर युद्ध के कारण का परिणाम विवेचन कीजिए। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना। बक्सर युद्ध की भूमिका वर्णन कीजिए। बक्सर युद्ध का महत्वपूर्ण लिखिए। तो उत्तर है मीर कासिम का बंगाल का नवाब बनना। 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया। उसने 1757 ईस्वी में से 1780 ईस्वी तक बंगाल में शासन किया। मीर जाफर अयोग्य दुर्बल शासक था। मीर जाफर अंग्रेजों की धन संबंधित मांग पूरी न कर सका तो अंग्रेजों मीर जाफर के स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाने का निश्चय कर दिया। साथ ही मीर जाफर को 15,000 रुपये वार्षिक की पेंशन दी गई तथा 20 अक्टूबर 1760 को मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर कासिम अंग्रेजों के बीच 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसे बक्सर का युद्ध कहते हैं। बक्सर के युद्ध के कारण है मीर कासिम महत्वाकांक्षा। मोर कासिम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने बंगाल का नवाब बनते ही संततापूर्व आचरण करना शुरू कर दिया। उसने भ्रष्ट अधिकारों को दंड दिया और थोड़े समय में ही अंग्रेजी कंपनी को बहुत सारा ऋण चुका दिया। इस कारण मीर कासिम ने अपनी प्रशासनिक कुशलता का परिचय दिया, परंतु अंग्रेजी कंपनी उसे संतता सत्ता का स्वीकार न करने की तैयारी थी, अतः दोनों पक्षों को कटुता बढ़ती हुई गई। और 2 नंबर सैनिक संगठन का दर्ज करना। अंग्रेजों की कुटिल चालों का षड्यंत्रों के बचने के मीर कासिम मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुगल को अपनी राजधानी बनाया। उसने मंगूर की 10 किलेबंदी की और 40,000 सैनिकों की एक विशाल सेना का गठन किया। उसने मंगोर में गोला बारूद तैयार करने के एक नया कारखाना स्थापित किया। मीर कासिम की सैनिक तैयारियों से अंग्रेज बड़े चिंतित हुए और वे मीर कासिम को संदेश की दृष्टि से देखने लगे। प्लासी की पराजय का बदला लेना। 1757 ईस्वी में अंग्रेजों के श्रद्धालु को प्लासी की लड़ाई में पराजित कर दिया। मीर कासिम इस पराजय से बड़ा दुखी था। इस पराजय के कलंक को धो डालना चाहता था। डॉक्टर नंदलाल चटर्जी के मतानुसार बक्सर के युद्ध का एक प्रमुख कारण यह भी है कि मीर कासिम प्लासी के परिणामों का ध्वस्त कर नवाब को पुनः शक्तिशाली बनाना चाहता था और कंपनी को केवल व्यापारिक हलचलों तक ही सीमित रखना चाहता था। और अगला है हिंदू जमींदारों का दमन। बिहार का डिप्टी गवर्नर सबनारायण अंग्रेज का प्रबल समर्थक था। मीर कासिम ने इसे गबन के आरोप में बंदी बना लिया, इसका वध करना दिया। अंग्रेज मीर कासिम इस कार्य के बड़े नाराज हुए। उन्होंने मीर कासिम की शक्ति पर अंकुश लगाने का निश्चय कर लिया। व्यापारिक सुविधा का दुरुपयोग। 1770 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों कंपनी का बंगाल निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार दे दिया, परंतु कंपनी के अधिकार कर्मचारी इस अधिकार को दुरुपयोग कर रहे हैं। दिसंबर 1761 में मीर कासिम ने तत्कालीन गवर्नर वेस्टस्टार के व्यापार को बंद करने के प्रयत्न, परंतु इस पर अंग्रेजों ने कोई ध्यान नहीं दिया। विवश होकर मार्च 1763 में मीर कासिम व्यापार पर लग गए शुल्क को हटा लिया। अब बंगाल के व्यापार को भी अंग्रेजी व्यापारियों के भी बिना शुल्क दिए व्यापार करने का अधिकार मिल गया। मीर कासिम की इस घोषणा के अंग्रेज अत्यंत नाराज हुए। मीर कासिम अंग्रेज ये संघर्ष 1763 ईस्वी में अंग्रेजों के एजेंट एलिन के पटना पर अधिकार कर लिया, परंतु मीर कासिम ने अपनी सेना भेजकर पटना पर पुनः अधिकार कर लिया। मेजर एडम्स के अगस्त 1763 ईस्वी मीर कासिम को कठवा, गिरमा, मुर्शिदाबाद, मुंगेर आदि स्थानों पर पराजित किया। अंत में उदयबला के युद्ध में मीर कासिम के हृदय पर बहुत बड़ा आघात और वह पटना की ओर चला गया। इसके पश्चात घटना से भागकर मीर कासिम अवध के नवाब
दौला के पास चला गया। बकर का युद्ध 1764 में मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना ने अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए पटना के प्रस्थान किया। दूसरी ओर मेजर मुनरो ने नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने भी बक्सर की ओर प्रस्थान किया। 23 अक्टूबर 1764 को दोनों पक्षों में बक्सर नामक स्थान पर घमासान युद्ध हुआ। अंत में अंग्रेजों की विजय हुई। सम्मिलित सेना की पराजय हुई। मुगल सम्राट का शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के समझौता कर लिया। मीर कासिम का 1767 ईस्वी में देहांत हो गया। बक्सर के युद्ध का परिणाम स्वरूप मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के अगस्त 1765 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ी। जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। और इस संधि के मुख्य शर्त निम्नलिखित हैं। पहली शर्त है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को इसका अवध प्रांत को लौटा दिया गया, परंतु इसके कड़ा और इलाहाबाद के जिले छीन लिए गए। शुजा-उद-दौला के युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए अंग्रेजों को 50,000 रुपये देना स्वीकार कर दिया। अंग्रेजों ने अवध के नवाब को सैनिक सहायता देना स्वीकार कर लिया, परंतु इन सेना का खर्चा उसे ही देना था। अंग्रेजी कंपनी का अवध में कर मुक्त कर व्यापार करने की अनुमति दी गई। मुगल सम्राट शाह आलम की 26 लाख वार्षिक पेंशन नियत कर दी गई। शुजा-उद-दौला ने छीने गए कड़ा इलाहाबाद के जिले शाह आलम को दे दिए गए। मुगल सम्राट के अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवान सौंप दिए। अर्थात इन्हें तीनों प्रांत कर इकट्ठा करने का अधिकार प्राप्त हो गया। बक्सर के युद्ध महत्व है। बक्सर युद्ध का आधुनिक भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा महत्व है। बक्सर युद्ध द्वारा वास्तव में समस्त बंगाल, बिहार में अंग्रेज के प्रभुत्व शक्ति स्थापित हो गई। प्लासी के युद्ध परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को बंगाल का पाव जमाने का अवसर मिला, परंतु बक्सर के युद्ध पश्चात बंगाल कानूनी तौर पर उनके अधिकार में आ गया। अब अंग्रेज बंगाल के वास्तविक शासक बन गए। रेमजे मयूर का कथन है, बक्सर युद्ध के अंत में अंग्रेजी कंपनी के शासकों ने बंगाल को बेड़ियों में जकड़ दिया। अवध पर भी अंग्रेजी कंपनी का प्रस्ताव स्थापित हो गया। इसने न केवल कंपनी का व्यापार प्रसार हुआ, वरन उत्तरी भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए इसका अवसर मिल गया। प्लासी के युद्ध अपेक्षा बक्सर के युद्ध अधिक महत्वपूर्ण था। प्लासी के युद्ध में केवल बंगाल के नवाब पराजित हुए, परंतु बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब अतिरिक्त अवध के नवाब तथा भारत के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को पराजित का मुंह दिखाना पड़ा। सर अल्फ्रेड लाइट कथन है, बक्सर का युद्ध अंग्रेजों की विजय मुगल सम्राट के कैंप में आ गया। वंजीर आतंकित हो गया। कंपनी की सेनाएं गंगा को इसके बनारस तथा इलाहाबाद तक पहुंच गए। अंग्रेजी पहली बार उन शक्तियों के संपर्क में आए। पश्चिम बंगाल की अपेक्षा अधिक उन्नत आगे थी। सैन्य की दृष्टि से बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने षड्यंत्र को तथा कुचरों द्वारा सफलता प्राप्त की, परंतु बक्सर के युद्ध में सैनिक शक्ति विजयी रही। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने विजय प्राप्त कर अपनी सैन्य शक्ति का श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। बक्सर युद्ध द्वारा प्लासी की कार्य 1757 ईस्वी प्लासी की लड़ाई में जीतकर अंग्रेजों बंगाल पाव जमाने की प्रक्रिया शुरू करी। प्लासी की लड़ाई में परिणाम स्वरूप बंगाल अंग्रेजों केवल नाम मात्र के लिए अधिकार हुआ, परंतु बक्सर की विजय ने प्लासी के कार्य को पूर्ण करा दिया गया। अंग्रेजों को बंगाल का वास्तविक शासक बना दिया। डॉक्टर वी.एस. सिमस के कथन है कि बदला ही विजय न तो पूर्णतः कार्यवाही की प्लासी के युद्ध को पूरा कर दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1757 के ईस्वी के बाद देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश सर्वोच्चता की नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। सर्वोच्च सत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन 1858 में सर्वोच्च सत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसमें यह स्पष्ट घोषणा कर दी गई कि प्रत्येक देशी राजा ब्रिटिश सरकार के अधीन हैं तथा ब्रिटिश सत्ता की सर्वोपरि सत्ता है। लॉर्ड कैनी की इस घोषणा ने 1858 से 1947 तक भारतीय नरेशों पर साम्राज्य किया। 1857 में ईस्वी में यह सरकारी घोषणा में कहा गया कि सर्वोच्च सत्ता धीरे धीरे विकसित हुई है। यह आंशिक रूप से विजय पर, आंशिक रूप से संधियों पर, आंशिक रूप से प्रयोगों पर आधारित थी। लॉर्ड मिंटो के जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार के राज्यों संबंधित संप्रभु कोटि का हैं। सर्वोच्च सत्ता की कार्यप्रणाली देशी राज्यों के प्रति ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई नीति स्वीकार बिंदु के अंतर्गत की जा सकती है। संधियों की रचनात्मक व्याख्या 1858 ईस्वी में पश्चात ब्रिटिश सरकार ने संधियों ने कोई नई व्याख्या नहीं है, प्रत्येक संधि को स्वीकार कर दिया, परंतु शीघ्र ही संधियों की रचना व्याख्या करने की नीति अपनाई गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि सर्वोच्च सत्ता होने के नाते ब्रिटिश सरकार ने मनमाने ढंग से संधि की व्याख्या करना प्रारंभ कर दिया गया। यदि किसी भी राज्य के साथ की गई संधि से भारत सरकार को किसी प्रकार अधिकार मिला था तो उसे संधि का अन्य राज्यों के विषय में भी प्रयोग किया गया। एक निगरानी का सिद्धांत, इस अवधि में भारत सरकार ने एक निगरानी सिद्धांत के अनुसार कार्य किया गया। ब्रिटिश नीति अधीनस्थ एकता के नीति कहा गया कि प्रशासनिक दृष्टि से आर्थिक विकास का निर्णय करते समय भारत सरकार संपूर्ण भारत एक ही माना रेलवे लाइनों का निर्माण करते हुए समय की किसी भी देश व्यवस्था का बाधा विकसित करने के अवसर नहीं दिया गया। अन्य संचार साधनों की व्यवस्था करते हुए भी संपूर्ण भारत के कई माना गया। अंग्रेज द्वारा चलाया गया सिक्का पूरे भारत में व्यापार अधिकार बनाए कर संबंधित व्यवस्था करते समय भी देशों के राज्यों के सहयोग करने कहा गया। देशी राज्यों ने भी इसे उसी प्रकार की न्याय व्यवस्था का प्रबंधन किया जिस तरह की न्याय व्यवस्था ब्रिटिश अधीन भारत के स्थापित थी। तीसरे, रेजिडेंटों का बढ़ता हुआ प्रभाव। भारत सरकार देशी राज्यों की निगरानी करने के लिए प्रत्येक देशी राज्य अपना एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त करती हैं। यह ब्रिटिश अधिकारी राज्य के राजधानी में रहकर उसे राज्य में होने वाली प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखता था। रेजिडेंट की देशी नरेशों को भाग्य निर्णय करते थे। देशी राज्यों में बढ़ता हुआ ब्रिटिश हस्तक्षेप। यद्यपि प्रत्येक देशी नरेश का प्रशासन चलाने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करने की पूरी स्वतंत्रता थी, फिर भी मंत्रियों की नियुक्ति तथा उन्हें अपदस्थ करने की ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता ने कई बार स्थापित किया। दरबारों का आयोजन 1857 में लॉर्ड लिटन के दिल्ली में एक विशाल दरबार आयोजन किया जिसमें प्रत्येक देशी नरेश वायसराय के सामने सिर झुकाना पड़ा। इसी प्रकार 1903-1911 में दरबार आयोजन किया गया। इन दरबारों का आयोजन मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के वैभव से देशी नरेशों को प्रभावित करना था। देशी नरेशों की अल्पव्यवस्था जब तक भारत के सरकार को कभी देशी राज्य ने के लिए किसी नरेश का चुनाव करना आवश्यक हो जाता है, उसी समय भी राजवंश के ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया गया जिसकी आयु बहुत कम है। ऐसे आयु के शासक संरक्षण जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार स्वयं संभाल लेती है। प्रशासन बागडोर ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में रहती थी। देशी राज्यों के आंतरिक प्रशासन में ब्रिटिश हस्तक्षेप। भारत सरकार देशी राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। यदि किसी राज्य में स्थिति बिगड़ती थी तो ब्रिटिश सत्ता व खुलेआम हस्तक्षेप करने की तकनीक भी सोच नहीं करती थी। देशी राज्य के अत्यधिक समय ब्रिटिश हस्तक्षेप सर्व सत्ता के सिद्धांत अनुसार कार्य किया गया। इसी राज्य के नरेश के स्थान पर उसके अत्यधिक चुनाव करने के इसी प्रकार अधिकार प्राप्त है। वास्तव में भारत सरकार की इच्छा के विरुद्ध कोई भी उत्तराधिकारी
देशी राज्य का शासन नहीं बन सकता। इस प्रकार उपयुक्त सभी स्पष्ट हैं कि 1858 से 1905 के मध्य ब्रिटिश सरकार ने सुरक्षित सत्ता सिद्धांत के आधार पर देशी राज्य के साथ अधीनस्थ एकता की नीति चलकर समृद्ध बढ़ाई अपने स्वार्थ के सिद्ध किया गया। और हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बिरी को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें आगे से आगे, और कमेंट करें, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें।